नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के चैप्टर नंबर पहला, जिसका नाम है ग्रंथि, इनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जो ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैंड, क्या बोलते हैं? ग्लैंड। तो ग्रंथि दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि। वास्तव में ये अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि, तो सबसे पहले तो हमें पता ये होना चाहिए कि ग्रंथि या ग्लैंड होती क्या है, इसकी सही डेफिनेशन क्या है। तो पहले हम ग्रंथि के बारे में बात करेंगे, फिर ग्रंथि कितने प्रकार की होती है इसके बारे में बात करेंगे, और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। ये बायोलॉजी का बहुत बड़ा चैप्टर है। देखूंगा अगर वीडियो लंबी रही तो इसे 2 पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम ग्रंथि की बात कर रहे थे। ग्रंथि क्या होती है कि सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोशिका क्या होती है। कोशिका के बाद में फिर हम चर्चा करेंगे कि ऊतक क्या होता है, और ऊतक के बाद में फिर चर्चा करेंगे अंग क्या होता है, अंग के बाद में फिर चर्चा करेंगे तंत्र क्या होता है, और तंत्र से क्या बनता है, शरीर। तो इसके बारे में तो सबसे पहले बात करेंगे कि कोशिका क्या होती है। तो ये एक कोशिका है, यह भी कोशिका नहीं है, सॉरी। इसके बीच में केंद्रक है, केंद्रक, और उसके बाद में इसके केंद्रक के चारों तरफ एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, जिसका नाम है कोशिका द्रव्य। क्या नाम है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य, और इसके कोशिका द्रव्य के जो बाह्य जो परत होती है, जो कोशिका की जो बाह्य परत है, उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। ठीक है जी। देखो, राइटिंग थोड़ी जैसी भी है आप समझ जाइएगा, मैं बोल भी रहा हूँ और आप देख लिए, ठीक है। तो ये कोशिका हो गई, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ है और बीच में केंद्रक है, और जो कोशिका का जो बाह्य परत है उसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अब ये एक कोशिका होगी, अगर मैं एक दूसरी कोशिका भी ऐसे बना दिया, तीसरी कोशिका भी मैंने ऐसे बना दी, तो ये सभी कोशिकाएं मिलकर के अगर एक बॉक्स के अंदर बंद कर दी, और ये बॉक्स के अंदर बंद कर दी, तो ये सभी कोशिकाओं के जो समूह है, तो ये जो बॉक्स है इसको बोलते हैं ऊतक। क्या बोलते हैं? ऊतक। तो ऊतक की परिभाषा समझ आ गई होगी। ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे ऊतक कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये जो कोशिका है, अगर ये अलग प्रकार की कोशिका है, ये अलग प्रकार की कोशिका है, और ये अलग प्रकार की कोशिका है, तो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिल करके जो समूह बनता है वो ऊतक नहीं होता है। ऊतक उसे ही कहते हैं जो एक ही प्रकार की कोशिका जो होती है, जिनसे समूह बनता है, वही ऊतक कहलाता है। तो ऊतक की परिभाषा समझ में आ गई होगी। ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक उसे कहते हैं कि कोशिकाओं के एक ही प्रकार की कोशिकाओं का जो समूह है उसे ऊतक कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब कोशिकाओं का जो समूह है वो ऊतक हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका और ये सारी कोशिकाएं हैं, इनके बीच में फ्लूइड भरा हुआ है जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, ठीक है। और एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया तो इसे कहते हैं ऊतक। क्या कहते हैं? ऊतक। अच्छा, ये सभी अगर ये बॉक्स में, अगर ये सभी बॉक्स मैं किसी एक बड़े बॉक्स में बंद कर दूं, तो फिर ये जो बड़ा बॉक्स है ये कहलाएगा क्या? जो बड़ा बॉक्स है ये कहलाएगा अंग, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गन। क्या बोलते हैं? ऑर्गन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू, ठीक है। तो हाँ, ये ध्यान रखना, ये अंग है जो ऊतकों से मिलेगा। ऊतक किससे मिलता है? कोशिकाओं। तो इसके बीच में मैं कोशिकाएं लगा दूँ, तो यहाँ पे कोशिका, ये भी कोशिका और ये भी कोशिका है। बहुत सारी कोशिकाएं से मिलकर के ऊतक का निर्माण करता है, और बहुत सारे ऊतक मिलकर के अंग का निर्माण होता है। और अगर ये जो बड़ा बॉक्स है इसको मैं एक बहुत बड़े बॉक्स के अंदर बंद कर दूँ, यानी कि अंग का जो बड़ा बॉक्स है इसको बड़े बॉक्स के अंदर बंद कर दूँ, तो फिर ये जो अंग से मिलकर के जो भी समूह है उसका जो निर्माण होता है, वो जो समूह कहलाता है, उस समूह को कहते हैं क्या? तंत्र। क्या कहते हैं? तंत्र। और तंत्र मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो हमारी बात आती है कि ग्रंथि क्या होती है, तो हम बात करते हैं ग्रंथि की। तो ये एक छोटा सा हम ग्रंथि शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए, ग्रंथि हमारे तभी समझ आएगी जब सबसे पहले हमें ऊतक समझ में आएगा, ठीक है। और ऊतक से ही ग्रंथि का निर्माण होता है। तो देखिए, अब देखते हैं हम ग्रंथि क्या होती है। मैंने बताया। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं जो कोशिका है, ये 2 प्रकार की होती है। शैल है, शैल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं। ये 2 प्रकार की होती है। एक कोशिका होती है स्रावी कोशिका,
स्त्रावी कोशिका, दूसरी होती है अस्त्रावी कोशिका। ठीक है, स्त्रावी कोशिका, अस्त्रावी कोशिका। स्त्रावी कोशिका किसे कहते हैं? स्त्रावी कोशिका किसे कहते हैं? वह कोशिका जो अपने अंदर जो पदार्थ, कोई भी पदार्थ उसका स्रावन करती है, उस स्त्रावी कोशिका कहते हैं। वह कोशिका जो अपने अंदर कोई भी पदार्थ का स्त्रावन या स्रावित पदार्थ है उसका स्त्रावन नहीं करती है, वह अस्त्रावी कोशिका कहलाती है। तो जिस प्रकार से कोशिका दो प्रकार की होती है, उसी प्रकार से भी सेल अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं जो कोशिका है ये दो प्रकार की होती है। सेल है, सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं। ये दो प्रकार की होती है। एक कोशिका होती है स्रावी कोशिका, स्त्रावी कोशिका, दूसरी होती है अस्त्रावी कोशिका। ठीक है, स्त्रावी कोशिका, अस्त्रावी कोशिका। स्त्रावी कोशिका किसे कहते हैं? स्त्रावी कोशिका किसे कहते हैं? वह कोशिका जो अपने अंदर जो पदार्थ, कोई भी पदार्थ उसका स्रावन करती है, उस स्त्रावी कोशिका कहते हैं। वह कोशिका जो अपने अंदर कोई भी पदार्थ का स्त्रावन या स्रावित पदार्थ है उसका स्त्रावन नहीं करती है, वह अस्त्रावी कोशिका कहलाती है। तो जिस प्रकार से कोशिका दो प्रकार की होती है, उसी प्रकार से भी सेल या टिश्यू या फिर ऊतक, ये भी दो प्रकार का होता है, स्त्रावी ऊतक और अस्त्रावी ऊतक। तो हम बात करते हैं स्त्रावी ऊतक की। किसे कहते हैं स्त्रावी ऊतक? वह ऊतक जो अपने अंदर स्त्रावन पदार्थ का स्त्रावन करता हो उसे स्त्रावी ऊतक कहते हैं। और वह ऊतक जो अपने अंदर स्त्रावन पदार्थ का स्त्रावन नहीं करता हो वह अस्त्रावी ऊतक कहलाता है। अब यहीं से ही ग्लैंड या फिर ग्रंथि की परिभाषा बनती है। किसे कहते हैं? जो स्त्रावी ऊतक होता है, स्त्रावी ऊतक होता है, ये जो स्त्रावी ऊतक है यही कहलाते हैं क्या? ग्रंथि। क्या कहलाती है? ग्रंथि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ग्लैंड। मैंने बताया कि ऊतक कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। जो एक प्रकार की कोशिकाएं होती है उनको क्या बोलते हैं? ऊतक। ऊतक से मिलकर के अंग का निर्माण होता है, अंग से मिलकर के तंत्र का निर्माण होता है, तंत्र से मिलकर के शरीर का निर्माण होता है। ठीक है। अच्छा, कोशिका दो प्रकार की होती है, एक तो स्रावी कोशिका, अस्त्रावी कोशिका। स्त्रावी कोशिका क्या होती है? वह कोशिका जो अपने अंदर स्त्रावी पदार्थ का स्त्रावन करती हो उसे स्त्रावी कोशिका। और अस्त्रावी कोशिका किसे कहते हैं? वह कोशिका जो अपने अंदर अस्त्रावी जो पदार्थ का निर्माण नहीं करती है उसे अस्त्रावी कोशिका कहते हैं। तो कोशिकाओं का जो समूह है वो क्या कहलाता है? ऊतक। तो ऊतक किसे कहते हैं? स्त्रावी ऊतक, अस्त्रावी ऊतक। तो अस्त्रावी ऊतक किसे कहते हैं? जो अपने अंदर स्त्रावन पदार्थ का निर्माण नहीं करती है वह क्या कहलाता है? अस्त्रावी ऊतक। और स्त्रावी ऊतक किसे कहते हैं? वह ऊतक जो अपने अंदर स्त्रावी पदार्थ का निर्माण करता है उसे स्त्रावी ऊतक कहते हैं। स्त्रावी ऊतक है वो क्या कहलाती है? ग्रंथि। क्या कहलाती है? ग्रंथि। अब देखिए, अब मैं जो भी बात करूँगा सब मैं स्त्रावी की ही बात करूँगा। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्रंथि। ठीक है। तो ग्रंथि आपको समझ आ गई होगी। जो स्त्रावी ऊतक होता है वही क्या कहलाती है? ग्रंथि कहलाती है। तो स्त्रावी ऊतक क्या कहता है? जो अपने अंदर स्त्रावी पदार्थ का स्त्रावन करता हो वह क्या कहलाती है? स्त्रावी ऊतक। ठीक है। अच्छा, ग्रंथि को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। जैसे नाम से पता चल रहा है, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। अंत यानी अपने अंदर स्त्रावी मतलब होता है स्त्रावन करती हो किस चीज़ का? स्त्रावी पदार्थ का। वह ग्रंथि जो अपने अंदर, यानी अपने अंदर का मतलब होता है कि रक्त में, किसमें? ब्लड के अंदर स्त्रावी पदार्थ का स्त्रावन करती हो वह अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। और बाह्य स्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? वह ग्रंथि जो अपने अंदर स्त्रावी पदार्थ का स्त्राव ना करके अपने से बाहर जो स्त्रावी करती है उसे क्या बोलते हैं? बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। अब देखो, ये चीज़ मैं तुम्हें एक डायग्राम के हिसाब से समझाता हूँ क्या होती है अंतःस्रावी और बाह्य स्त्रावी। ज़रा ध्यान से देखना। जैसे ये कोई ऊतक है, दूसरा ऊतक ये रहा, ये भी क्या है? ऊतक। अच्छा, अब देखो ऊतक तो है, ये भी ऊतक है, ये भी ऊतक है। ठीक है। अब
स्रावी पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो ऊतक स्रावी पदार्थ का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाती है? ग्रंथि। तो यहाँ पर मैं ग्रंथि नहीं कहूँगा, यहाँ पर इसको क्या कहूँगा मैं? ऊतक, क्या कहूँगा? ग्रंथि। ऊतक नहीं कहूँगा, क्या कहूँगा? ग्रंथि। इसको भी मैं क्या कहूँगा? ग्रंथि। क्या कहूँगा मैं? ग्रंथि। ग्रंथि दो टाइप की होती है। एक ग्रंथि तो वो जो अपने अंदर स्रावी पदार्थ का स्त्रावन रक्त के अंदर करती है, उसे अंतःस्रावी। एक ग्रंथि वो जो स्रावी पदार्थ का स्त्रावन किसके अंदर करती है, यानी रक्त से बाहर करती है, वो क्या कहलाती है? बाह्य स्रावी ग्रंथि। मान लीजिए इसके अंदर ये कोई स्रावी पदार्थ है और यहाँ पे कोई ये ब्लड वेसल है। क्या है? ब्लड वेसल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तो रक्त नलिका। क्या बोलते हैं? रक्त नलिका। ठीक है। और यहाँ पे कोई रक्त नलिका नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमारे शरीर का अंग है। ठीक है। तो अगर ये स्रावी पदार्थ का स्त्रावन रक्त के अंदर कर रही है तो इसको बोलेंगे क्या? अंतःस्रावी ग्रंथि। क्या बोलेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथि। जो अपने स्रावी पदार्थ का स्त्रावन रक्त के अंदर करती है वह ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती है। अच्छा, बाह्य स्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? बाह्य स्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि किसे कहती है? जो अपने अंदर, देखो मैंने तुमको बताया था कि स्रावी पदार्थ का जो स्त्रावन करता है जो ऊतक, वही ग्रंथि कहलाती है। ग्रंथि दो प्रकार की होती है, एक तो अंतःस्रावी, एक बाह्य स्रावी। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहती है? जो अपने अंदर जो स्त्रावन पदार्थ है उसका अगर वो बाहर, यानी किसके अंदर? रक्त नलिका के अंदर, अपने ही अंदर मतलब रक्त नलिका के अंदर या फिर रक्त के अंदर जो स्रावी पदार्थ का स्त्रावन करती है उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाते हैं। और जो अपने अंदर ना करके बाहर मतलब किसी अन्य जगह, रक्त के अलावा किसी अन्य जगह क्या करती है? अपने अंदर कोई भी क्या बोलते हैं जिसको स्रावी पदार्थ है उसका स्त्रावन बाहर करती है, रक्त से ना करके किसी बाहर को लाती है, वो क्या कहलाती है? बाह्य स्रावी ग्रंथि। ठीक है। अच्छा, जो स्रावी पदार्थ है ये रक्त के अंदर डाल रही है तो ये स्रावी पदार्थ है, इसको बोलते हैं क्या? हार्मोन। क्या बोलते हैं? हार्मोन। और जो ये स्रावी पदार्थ है, बाह्य स्रावी ग्रंथि के अंदर जो स्रावी पदार्थ है जो स्त्रावन कर रही है, जो रक्त के अंदर नहीं कर रही है, कहीं बाहर कर रही है, इसको बोलते हैं एंजाइम। क्या बोलते हैं इस पदार्थ को? एंजाइम। ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, ये डायरेक्ट यहाँ से ये ग्रंथि से हार्मोन निकले और ब्लड के अंदर सीधे आ गए। ठीक है। तो क्या इनके अंदर नलिका पाई जाती है? क्या नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि ये सीधे यहाँ से रक्त के अंदर मिल जाते हैं। लेकिन ये यहाँ पर रक्त में ना करके कहीं बाहर कर रहे हैं तो इनके अंदर क्या पाई जाती है? इनके अंदर नलिकाएँ पाई जाती है। ठीक है। क्या पाई जाती है? नलिकाएँ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से बाह्य स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि की आपको परिभाषा समझ आ गई होगी। फिर दूसरी बात है कि अंतःस्रावी और बाह्य स्रावी ग्रंथि है, ये इनकी क्या पहचान होती है? इनके अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर नलिकाएँ नहीं पाई जाती है। बाह्य स्रावी जो ग्रंथि है इसके अंदर नलिकाएँ पाई जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो स्रावित पदार्थ हो रहा है उसका नाम हार्मोन है। बाह्य स्रावी के अंदर जो स्रावित पदार्थ का निर्माण हो रहा है उसे क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब ये बताओ, ये हार्मोन है, हम जानते हैं हमारा रक्त शरीर से लेकर के, यानी पूरे शरीर से लेकर के और नीचे पैरों तक आपस में संचरण कर रहा है। ठीक है। हार्मोन इसके अंदर गए तो यहाँ पर भी ऊपर से लेकर नीचे तक गए तो हम कह सकते हैं, क्योंकि जो हार्मोन है यानी अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर जो स्रावित पदार्थ है वो हार्मोन है, तो हार्मोन का प्रभाव शारीरिक होता है। क्या होता है? शारीरिक। क्या होता है? शारीरिक। शारीरिक मतलब पूरे शरीर के अंदर होता है। अच्छा, अब ये बताओ, ये क्या रक्त के अंदर मिल रहा है कि ये स्रावी पदार्थ जो एंजाइम है मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब ये होता है कि ये सिर्फ एक फिक्स जगह पे ही इसका क्या होता है? प्रभाव होता है। जहाँ पे फिक्स जगह पे होता है वो कहलाते हैं क्या? स्थानीय। क्या कहलाता है? स्थानीय प्रभाव होता है, जिसको बोलते हैं लोकल। तो एंजाइम का प्रभाव लोकल होता है यानी स्थानीय होता है, और जो हार्मोन है इसका प्रभाव क्या होता है? पूरे शरीर के अंदर होता है, तो शारीरिक प्रभाव होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कौन कौन सी ग्रंथि। अब मैं बाह्य स्रावी ग्रंथि की बात नहीं कर रहा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ अंतःस्रावी ग्रंथि की। ये अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं ये बता दिया। अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर जो निकलने वाला जो पदार्थ है वो क्या कहलाता है? हार्मोन। हार्मोन सीधे रक्त के अंदर जाते हैं, हार्मोन का प्रभाव शारीरिक होता है। तो बाह्य स्रावी ग्रंथि को मैं बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ किसकी? अंतःस्रावी ग्रंथि की। ठीक है। तो हम चलते हैं अब अंतःस्रावी ग्रंथि की। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में बोलती है एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि की हम बात कर रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब मैं एक बता देता हूँ, अपने शरीर के अंदर
कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शरीर के पार्ट की। ये हमारा हेड हो गया, ये थोड़ा ठीक है, ये हो गया आँख, ठीक है, ये हमारा सर हो गया, ये मुंह हो गया, ये ऊपर का पार्ट हो गया सर। अब सबसे आगे जो ये ग्लैंड पाई जा रही है, इस ग्लैंड को बोलते हैं क्या, पीयूष ग्रंथि। क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि। इसके जस्ट पीछे की साइड को एक दूसरी ग्लैंड पाई जाती है, इसको बोलते हैं पीनियल ग्रंथि। क्या बोलते हैं, पीनियल ग्रंथि। ध्यान रखना, मैं ग्रंथि दो प्रकार की हम बात कर चुके हैं, तो हम यहाँ अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर रहे हैं, और इनके अंदर जो निकलेगा वो हार्मोन निकलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ग्रंथि लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ग्रंथि है ये कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। तो हमारे सर के सबसे आगे जो ग्रंथि है ये पीयूष ग्रंथि कहलाती है, और पीछे साइड जो ग्रंथि है वो कौन सी कहलाती है, पीनियल ग्रंथि। हमारे जो गला है इसके अंदर दो ग्रंथि पाई जाती है, एक तो बीचों बीच में, एक साइड में। साइड में जो कहलाती है इसको बोलते हैं पैराथायराइड, और जो बीचों बीच में पाई जाती है ये वाली, ये भी पैराथायराइड है और ये भी पैराथायराइड है। बीच में जो पाई जाती है इसको बोलते हैं थायराइड, थायराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं, थायराइड ग्रंथि, ठीक है। इसके बाद में फिर हम नीचे चलते हैं, इसके बीचों बीच में एक यहाँ पे ग्रंथि पाई जाती है, हमारे जो दोनों फेफड़े इसके बीच में ग्रंथि पाई जाती है, इसको बोलते हैं थाइमस। क्या बोलते हैं, थाइमस। उसके बाद में फिर एक डायफ्राम आता है यहाँ पे, ऐसे फेफड़ों के नीचे, डायफ्राम के जस्ट नीचे यहाँ पे किडनी पाई जाती है। कौन सी जगह, इस जगह पे किडनियाँ, ठीक है। यहाँ पे किडनी के जस्ट ऊपर ये ग्रंथि लगी हुई होती है, ठीक है। अब किडनी को हम बायोलॉजी भाषा में बोलते हैं रेनल। क्या बोलते हैं, रेनल ग्रंथि। किडनी के जस्ट ऊपर ग्रंथि लगी हुई है, यानी जुड़ी हुई है, तो जुड़ने को बोलते हैं एड। और किसके ऊपर जुड़ी हुई है, रेनल के ऊपर, तो इसको बोलते हैं क्या, एड्रेनल। क्या बोलते हैं, एड्रीनल, जिसका हिंदी में नाम बोलता है अधिवक्र। मेरी सलाह है कि तुम इंग्लिश में ही नाम याद करो, अच्छा रहेगा। क्या बोलते हैं, अधिवृक्क, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड। इसके बाद में हमारे जस्ट एक यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है, इसको बोलते हैं अग्नाशय। क्या बोलते हैं, अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है। उसके बाद में जस्ट नीचे फीमेल के अंदर यहाँ पर ग्रंथि एक पाई जाती है, यहाँ फीमेल के अंदर, ध्यान रखना मेल में नहीं है वो, फीमेल में। इसको बोलते हैं क्या, अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ओवेरी। उसके बाद में हमारे फीमेल के अंदर यहाँ पे नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है, दो ग्रंथि है, मतलब एक ही जैसी होती है लेकिन ग्रंथि वो, सॉरी, एक ग्रंथि पाई जाती है। तो ये ग्रंथि, इसका नाम है वृषण। क्या नाम है, वृषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। क्या बोलते हैं, टेस्टिस, ठीक है जी। तो ये हमारी पूरी ग्रंथि होगी। ये भी ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियों से यहाँ पे जो भी स्रावी पदार्थ है, जो स्रावी पदार्थ है वो निकलेगा हार्मोन। क्या निकलेगा, हार्मोन। तो अब हम एक एक ग्रंथि की बात करते हैं। अब मैं तुमको एक इंग्लिश में बता देता हूँ। पीनियल को इंग्लिश में पीनियल बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, थायराइड को थायराइड बोलते हैं, इसको पैराथायराइड बोलते हैं, थाइमस को इंग्लिश में थाइमस बोलते हैं, अग्नाशय को बोलते हैं क्या, पैनक्रियाज। अग्नाशय को इंग्लिश में बोलते हैं पैनक्रियाज ग्लैंड, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया कि किडनी जस्ट ऊपर ग्रंथि पाई जाती है, उसको बोलते हैं एड्रिनल, हिंदी में बोलते हैं अधिवक्र, ठीक है। उसके बाद में फीमेल के अंदर यहाँ पे ग्रंथि पाई जाती है किडनी से जस्ट नीचे मूत्राशय के पास में, उसको बोलते हैं अंडाशय या फिर ओवरी। उसके बाद में फीमेल के अंदर बिल्कुल नीचे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको बोलते हैं वृषण या फिर टेस्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी ग्रंथियों की बात होगी, अंतःस्रावी ग्रंथियों की। अब हम एक एक ग्रंथि की चर्चा करेंगे, ठीक। ग्रंथियों से संबंधित मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ। वो फैक्ट ये है, पहला फैक्ट ये है कि अगर कोई आपसे पूछता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, तो जवाब आएगा यकृत। कौन सी है, यकृत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीवर। उसके बाद में आता है कि दूसरा है, हमारे शरीर में
मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करती हो, उसे मिश्रित, यानी वो बाह्य ग्रंथि भी काम करती है और वो अंतःस्रावी ग्रंथि का भी काम करती है। तो मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि, वो है इसमें अग्नाशय। कौन सी है? अग्नाशय, जिसको बोलते हैं क्या? पैनक्राइज ग्लैंड। ठीक है। उसके बाद में तीसरा पार्ट आता है कि हमारे शरीर में सबसे स्मॉल ग्लैंड कौन सी है? तो स्मॉल ग्लैंड मतलब सबसे छोटी ग्रंथि। तो सबसे छोटी ग्रंथि वो है पीनियल ग्रंथि। कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन में पीनियल ग्रंथि आता है तो पीनियल ग्रंथि आप टिक करके आइए। अगर ऑप्शन में पीनियल ग्रंथि ना करके अगर पीयूष ग्रंथि आता है तो पीयूष ग्रंथि को ऑप्शन में टिक करके आइए। ठीक है। तो पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी है और पीयूष ग्रंथि उसके बाद में है। पीनियल आता है तो पीनियल को टिक कीजिए, अगर पीनियल नहीं आता तो पीयूष को कीजिए। अगर दोनों आते हैं तो पीनियल को भी टिक करना है। ठीक है। उसके बाद में चौथे नंबर की आती है क्या? चौथे नंबर की जो ग्रंथि है वो ये है कि आता है कि सेक्स ग्लैंड कौन सी है? सेक्स ग्लैंड कौन सी है? तो मैंने बताया था कि मेल और फीमेल के अंदर, मेल के अंदर टेस्टिस, जिसको वृषण बोलते हैं, वृषण किसके अंदर? मेल के अंदर। और फीमेल के अंदर है अंडाशय, जिसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं? अंडाशय। इसके अंदर? फीमेल के अंदर। ठीक है। तो सेक्स ग्लैंड वृषण और अंडाशय सेक्स ग्लैंड होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूज है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी। अगर बाह्यस्रावी पूछे तो यकृत आता है, अगर सबसे बड़ी पूछे तो भी यकृत आता है, और अगर ये पूछे सबसे बड़ी जो ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड? अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी सबसे बड़ी। तो मैं यहाँ पे 5 पॉइंट बना के लिख देता हूँ कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वहाँ पे, तो आपको जवाब में लिखना है थायराइड ग्रंथि। कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। बाह्यस्रावी सबसे बड़ी कौन सी है? यकृत। पूरे दोनों में से पूछे सबसे बड़ी कौन सी है तो यकृत आएगा। ठीक है। उसके बाद में ये कुछ फैक्ट थे। अच्छा, एक फैक्ट और रह गया, वो फैक्ट ये है कि अगर प्रश्न आता है कि मास्टर ग्लैंड कौन सी है, मास्टर ग्लैंड कौन सी है, तो आंसर आएगा पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। मास्टर ग्लैंड मतलब होता है कि ये जो पीयूष ग्रंथि है 5 अन्य ग्रंथियों को भी क्या करती है? कंट्रोल करती है। ठीक है। 5 अन्य ग्रंथि मैं आपको टाइम आएगा जो बताऊंगा कौन सी ग्रंथि को कंट्रोल करती है, जैसे कि अंडाशय को ग्रंथि और वृषण ग्रंथि। इसके अलावा पीनियल ग्रंथि को भी ये कंट्रोल करती है। इसके अलावा ये एंड्रिनल, जिसको क्या बोलते हैं, अधिवृक्क बोलते हैं, उसको भी ये कंट्रोल करती है। ठीक है। तो और थायराइड ग्रंथि, तो ये 5 ग्रंथि इनको क्या करती है? कंट्रोल करती है। ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। आई बात समझ में? तो अब हम बात करते हैं कि कौन सी ग्रंथि का क्या काम है। सबसे पहले हम बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि, देखिए अग्नाशय ग्रंथि, ये अग्नाशय ग्रंथि है, इसके बीच में कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। और कोशिकाओं के समूह के अलावा यहाँ पे फ्लूइड भरा होता है, यानी द्रव्य भरा होता है। जो कोशिकाओं का समूह है ये अंतःस्रावी भाग होता है। ठीक है। और जो द्रव होता है ये बाह्य स्रावी भाग होता है। ठीक है। हमने देखा, बात की कि अग्नाशय ग्रंथि है, ये ग्रंथि दो, मतलब एक तरफ अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी मिक्स ग्लैंड का काम करती है। हम पढ़ रहे किसकी? अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। तो अग्नाशय का अंतःस्रावी भाग के बारे में हम बात करेंगे। बाह्यस्रावी भाग है, इसके बारे में हम बात करेंगे। बाह्यस्रावी भाग है, यहाँ से एंजाइम निकलती है जो हम बाद में बात करेंगे। हम अंतःस्रावी भाग की बात करेंगे, यहाँ से हार्मोन निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है इसके बारे में बात करेंगे। तो अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो जो कोशिका का समूह है ये अंतःस्रावी भाग होता है। कोशिका का समूह है, इसको एक वैज्ञानिक ने खोजा था, उसी का नाम पे इसका नाम पड़ा है, जिसका नाम है लैंगरहैंस के द्वीप समूह। क्या है वो? लैंगरहैंस के द्वीप समूह। लैंगरहैंस एक वैज्ञानिक ने इसका खोज की थी
और द्वीप समूह इसलिए बोलते हैं क्योंकि कोई भी द्वीप होता है इसके चारों तरफ पानी पानी होता है। तो यहाँ पे भी ये कोशिका है, इसके चारों तरफ फ्लूइड भरा हुआ है, इसलिए द्वीप की तरह कार्य कर रहा है। तो लैंगरहैंस के द्वीप समूह, तो जैसे बहुत सारे समूह है ये, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या है, कोशिकाओं का जो समूह है जैसे अंतःस्रावी भाग है, इसको बोलते हैं लैंगरहैंस के द्वीप समूह, ठीक है। तो लैंगरहैंस के द्वीप समूह से जो मैंने बताया था आपको कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो निकलने वाला जो पदार्थ होता है उसे क्या कहलाते हैं, हार्मोन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से जो भी निकलेगा वो क्या निकलेगा, हार्मोन। उसे हम एंजाइम नहीं कहेंगे। तो यहाँ से अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो अंतःस्रावी ग्रंथि से जो हार्मोन निकल रहा है यहाँ पे, यानी कि लैंगरहैंस के द्वीप समूह से जो हार्मोन निकलता है, इस जो हार्मोन है इसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। क्या नाम है, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। ये इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है, हमारे शरीर के अंदर रक्त में मिलता है। रक्त में मिलने के बाद में ये हमारी ब्लड वेसल होगी, इसके बीच में क्या होगा, इसके ब्लड वेसल के अंदर ग्लूकोज भी होता है। क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ये हमारी होगी क्या, ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर हम फूड खाते हैं, क्या खाते हैं, फूड, खाना खाते हैं, खाने के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है, हमारे रक्त में मिला हुआ होता है। तो यहाँ पे ये अग्नाशय ग्रंथि है, यहाँ से ये हार्मोन निकल के रक्त के अंदर आता है। रक्त के अंदर आने के बाद में ये इंसुलिन हार्मोन है जो किसको, ग्लूकोज को ले करके दूसरी कोशिकाओं में लेकर जाता है, ठीक है। और किसको ले जाकर देता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को ले जाके देता है, ग्लूकोज ले जाके देता है। किस, ग्लूकोज, इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को रक्त नलिका से ले जाकर के कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाने का काम करता है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया ग्लूकोज और ऑक्सीजन पहले से होती है, दोनों ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलकर के एनर्जी का निर्माण करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, किससे, अंतःस्रावी भाग से। अंतःस्रावी भाग क्या होता है, लैंगरहैंस के द्वीप समूह, ठीक है। तो सबसे पहले इंसुलिन हार्मोन किसके अंदर मिला होता है, ब्लड के अंदर। मैंने बताया था हार्मोन ब्लड में क्या करते हैं, ब्लड के अंदर मिले होते हैं। तो ये ब्लड के अंदर मिला हुआ होता है, इसका काम क्या होता है, जो हम फूड जो खाते हैं, जो खाना खाते हैं, वहाँ से ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज होने के बाद में ये ब्लड से ग्लूकोज को लेकर के कोशिकाओं तक पहुँचाने का कार्य करता है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि अगर इंसुलिन हार्मोन कम हो जाता है तो हमारे अंदर क्या होगा। सिंपल सी बात है, अगर इंसुलिन हार्मोन कम हो गया तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मैं एक डायग्राम के हिसाब से समझाता हूँ कि अगर इंसुलिन हार्मोन कम हो जाता है तो क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, ठीक है। पहली बात यह है कि इंसुलिन हार्मोन कम हो गया तो ब्लड में से ग्लूकोज को ले जाने का कार्य कौन करता है, इंसुलिन हार्मोन। अगर यही कम हो गया तो ब्लड के अंदर किसकी मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी बात क्या है कि हमारा ब्लड शुद्ध होता है, होता कि नहीं होता, कहाँ पर शुद्ध होता है, किडनी के अंदर। किसके अंदर होता है, किडनी के अंदर ब्लड, ये ब्लड वेसल है और ये क्या है, किडनी है और ये ब्लड वेसल है। यहाँ से ग्लूकोज जा रहा है, हम जानते हैं कि इंसुलिन हार्मोन कम होगा तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होगा। तो ये ग्लूकोज जा रहा है, ग्लूकोज जैसे जाएगा तो जैसे किडनी के ऊपर होके यहाँ ब्लड वेसल निकलेगी तो खून का शुद्धिकरण होगा, ब्लड का शुद्धिकरण होगा, यानी ब्लड छनेगा, छनने के बाद में ग्लूकोज कहाँ पर आएगा, हमारे यूरिन के अंदर। यूरिन मानी मूत्र के अंदर आके आ जाएगा, ग्लूकोज आ जाएगा। तो यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अब दूसरी बात यह है कि इंसुलिन हार्मोन कम होगा तो दूसरी बात क्या होगी, यूरिन के अंदर ग्लूकोज आएगा। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज को कौन ले जा रहा है, इंसुलिन। इंसुलिन खुद कम हो गया तो ब्लड के अंदर रहेगा और जैसे छन्ने आएगा ब्लड तो वो ग्लूकोज है तो यूरिन के थ्रू बाहर, ब्लड छनेगा तो ब्लड के साथ में क्या छड़ेगा, ग्लूकोज छनेगा और यूरिन के अंदर ब्लड आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यूरिन यानी होता है मूत्र, मूत्र के अंदर क्या आ जाएगा, ग्लूकोज, क्या आएगा, ग्लूकोज होगा। तीसरी बात क्या है, इंसुलिन हार्मोन की पहली कमी बता दी, दूसरी कमी, तीसरी कमी क्या है कि यूरिन के अंदर क्या आएगा, यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ जाएगा। अब यूरिन के अंदर ग्लूकोज आएगा तो सिंपल सी बात है यूरिन में अधिक मात्रा हो जाएगी। तो मतलब कह सकती है यूरिन अधिक मात्रा में होगा, ठीक है। चौथी बात कह सकते हैं क्या, यूरिन गाढ़ा होगा, कैसा होगा, गाढ़ा। पांचवी बात कह सकते हैं यूरिन, अब ग्लूकोज जानते हैं ग्लूकोज कैसा होता है, मीठा होता है, ठीक है। तो जैसे यूरिन के अंदर आएगा तो यूरिन में कैसा प्रभाव दिखाएगा, मीठेपन का प्रभाव दिखाएगा। तो हम कह सकते हैं पांचवी बात क्या कि यूरिन मीठा होगा, कैसा होगा, यूरिन
यूरिन कैसा होगा, मीठा। अब यूरिन मीठा होगा, यूरिन के अंदर यूरिन गाढ़ा हो जाएगा, यूरिन ज़्यादा रहेगा, यूरिन के अंदर क्या रहेगा, ग्लूकोज रहेगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज रहेगा। तो ये सब जो सारी जो बातें हैं, ये जो सारी बातें किसकी कमी से हो रहा है, ये किसकी कमी से, इंसुलिन हार्मोन की कमी से। तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से ये सब जो हो रहा है, तो इसको एक बीमारी बोलते हैं। और ये जो बीमारी है इसका नाम होता है क्या, मधुमेह है। मधु यानी मीठा, तो मीठा हो रहा है किसके अंदर, यूरिन के अंदर मीठा आ रहा है, ग्लूकोज ब्लड के अंदर बह रहा है, तो ये सब मीठेपन का काम हो रहा है। तो इसको बोलते हैं मधुमेह रोग। क्या बोलते हैं, मधुमेह रोग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज़। क्या बोलते हैं, डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ समझ में आ गया। इंसुलिन हार्मोन की कमी से एक रोग होता है, उसका नाम है क्या, डायबिटीज़। क्या नाम है उसका, उसका नाम है डायबिटीज़। तो हम कह सकते हैं कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से जो रोग होता है उसको बोलते हैं डायबिटीज़, यानी मधुमेह रोग। क्या बोलते हैं, मधुमेह रोग। ठीक है। अब ये डायबिटीज़ दो प्रकार से होता है। एक तो होता है डायबिटीज़ फर्स्ट, एक होता है डायबिटीज़ सेकंड। तो हम इसकी चर्चा करेंगे। देखो, इसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ फर्स्ट, एक होता है DM सेकंड। देखो, डायबिटीज़ दो प्रकार से होता है। एक तो डायबिटीज़ मेलिटस यानी DM, एक होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो इंसिपिडस की हम चर्चा बाद में करेंगे। ये डायबिटीज़ मेलिटस है जो कि इस इंसुलिन हार्मोन की कमी से हो रहा है। ठीक है। तो इसको भी हमने दो पार्ट में भागा है, एक तो DM फर्स्ट, एक DM सेकंड। ठीक है। तो DM फर्स्ट क्या होता है कि 40 साल से पहले जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है, 40 साल से पहले जो इंसुलिन हार्मोन है ये रहता ही नहीं है। क्यों नहीं रहता, क्योंकि कोशिका को जो समूह लैंगरहैंस के द्वीप समूह है उसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है। एक तो अल्फा, दूसरी बीटा, तीसरी गामा। जो दूसरी जो कोशिका है बीटा, वहाँ से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है। अब जो दूसरी जो कोशिका है कौन सी, बीटा प्रकार की, वो जो बीटा प्रकार की कोशिका है वहाँ से बीटा सेल नष्ट हो जाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि बीटा जो सेल है वो क्या होती है, नष्ट होती है। अब बीटा सेल ही नष्ट हो जाएगी तो क्या, मुझे बताओ, इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होगा, नहीं होगा ना। तो इसकी वजह से इसे DM फर्स्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बीटा सेल नहीं होती है, और बीटा सेल नहीं होगी तो इंसुलिन हार्मोन नहीं होगा। ठीक है। अब DM सेकंड के अंदर क्या होता है, ये 40 साल से पहले हो सकता है कुछ होना है जो, इसलिए इसे 40 साल से पहले बताया गया है। अब DM सेकंड के अंदर क्या होता है कि 40 ईयर बाद, 40 साल बाद, जैसे हम 40 साल के बाद होता है हमारी जीवन शैली, जैसे मोटापा होना, भागदौड़ नहीं करना, व्यायाम नहीं करना और स्मोकिंग करना, तो ये सभी 40 साल के बाद में क्या है कि प्रभाव दिखाने लग जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन तो निकलता है, लेकिन वो ब्लड वेसल से क्या है कि ग्लूकोज को लेकर भी जाता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये होता है और यहाँ से ये इंसुलिन हार्मोन आ रहा है। कौन सा हार्मोन आ रहा है, इंसुलिन हार्मोन आ रहा है। और यहाँ पे जो रिसेप्टर पाए जाते हैं, रिसेप्टर मतलब होता है कि इंसुलिन हार्मोन को ग्रहण करने वाले क्या पाए जाते हैं, रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर खराब हो जाते हैं। खराब क्यों होते हैं, इसलिए क्योंकि हमने 40 साल से पहले जो हमने व्यायाम नहीं करना, मोटापा आना, स्मोकिंग करना, ये सब काम किए थे, इसकी वजह से रिसेप्टर खराब हो जाते हैं। और ये जो रिसेप्टर खराब होते हैं इसलिए इंसुलिन हार्मोन आ भी जाता है, लेकिन रिसेप्टर खराब होने की वजह से इंसुलिन हार्मोन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं आ पाता, जिसकी वजह से हमारे अंदर एनर्जी नहीं मिलती है और इंसुलिन हार्मोन ब्लड वेसल के अंदर ही घूमता रहता है। तो जिससे क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है। तो मधुमेह रोग समझ में आ गया, दो प्रकार से होता है। एक तो होता है DM फर्स्ट, एक होता है DM सेकंड। ठीक है। तो DM फर्स्ट बता दिया कि बीटा सेल नष्ट हो जाती है। DM सेकंड है, इसके अंदर क्या होता है, बीटा सेल तो सही रहती है, इंसुलिन हार्मोन में निकलता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के जो रिसेप्टर होते हैं वो खराब हो जाते हैं। और रिसेप्टर खराब होने की वजह से इंसुलिन हार्मोन इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इंसुलिन हार्मोन ब्लड के अंदर ही घूमता रहता है, जिससे मधुमेह रोग मतलब DM सेकंड हो जाता है। ठीक है। तो इस हमने बात कर ली है कि इंसुलिन हार्मोन क्या होता है, तो इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से क्या क्या होता है, और डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है। तो डायबिटीज़ जो फर्स्ट है इसमें क्या होता है, डायबिटीज़ सेकंड के अंदर क्या होता है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है इसको हम और पार्ट में बाद में पढ़ते हैं।